विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी लोग विजेता बनेंगे। मेरा ऐसा यकीन है कि यदि आप विश्वास रखें अपने मन में और ये माने कि एक दिन आप सफल हो जाएंगे सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, तो आप भी एक दिन विजेता बनेंगे। नवनिर्माण एकेडमी की इन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आज हम लोग संविधान में शुरू कर रहे हैं धन विधेयक के विषय में जानेंगे सारी चीजें। क्या होता है धन विधेयक, सरकार कैसे पेश करती है धन विधेयक को, संसद में धन विधेयक के विषय में क्या क्या बातें होती हैं, राज्यसभा के क्या अधिकार हैं, लोकसभा के क्या अधिकार हैं, राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं और सरकार क्यों बनाती है धन विधेयक। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है धन विधेयक की परिभाषा जानेंगे, फिर हम जानेंगे धन विधेयक कब नहीं होगा, परिभाषा में हम जानेंगे कि धन विधेयक कैसे होगा, फिर होगा धन विधेयक कब नहीं होगा, अंतिम निर्णय किसका होता है, पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है धन विधेयक को, राज्यसभा की शक्ति क्या है धन विधेयक के विषय में, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है धन विधेयक के विषय में, तथा अंत में मैंने लिखा है यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो मैं सबसे पहले जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। देखिए सबसे पहले जैसा कि परिभाषा में दिया गया है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में संविधान में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। तो आप परिभाषा से तात्पर्य ये होगा कि धन विधेयक क्या होता है, कुछ तो होता होगा धन विधेयक के विषय में। हम पहचानेंगे कैसे, जैसे कि फर्ज करिए कोई लड़का है तो लड़का को हम पहचानेंगे कैसे, कोई तो पहचान होती होगी, जैसे छोटी दाढ़ी होगी, दाढ़ी आ रही होगी तो वह लड़का होगा, बाल छोटे होंगे या अन्य कुछ पहचान होंगी। इसी प्रकार धन विधेयक की भी पहचान होगी। तो संविधान में अनुच्छेद 110 में मिलेगा कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है, कब कब वह धन विधेयक होगा। दूसरी बात अनुच्छेद 109 में दिया गया है धन विधेयक को पास करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो पास करने की प्रक्रिया, पास करने की धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 109 में। हम बात करेंगे अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 में उल्लेख है संसद का। तो मित्रों संसद, ऐसा कहा गया है 79 में कि भारत में एक संसद होगी और संसद 3 चीजों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा निचला सदन होता है तथा राज्यसभा ऊपरला सदन होता है। लोकसभा में जो लोग होते हैं उनके लिए वोट हम सीधे डालते हैं, मतलब जनता डालती है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए हमारे द्वारा चुने गए लोग डालते हैं। अर्थात लोकसभा का चुनाव सीधे होता है, डायरेक्ट होता है, तथा राज्यसभा का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है। तो जब राज्यसभा और लोकसभा की बात हुई है तो एक है अनुच्छेद 80 और 80 में ये दिया गया है राज्यसभा का गठन। इसका मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन सदस्य होंगे, कहां कहां से आएंगे, राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी। बाय द वे मैं बता देता हूं, राज्यसभा में 250 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में केवल 245 सदस्य हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 81 भी दिया हुआ है। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा के बारे में। इसमें दिया गया है लोकसभा का गठन। लोकसभा के गठन के बारे में, कौन लोग लोकसभा में होंगे, कितने लोग लोकसभा में होंगे, किस जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीट की निश्चितता की गई है। तो मैं बता देता हूँ, लोकसभा निचला सदन है, लोकसभा में 552 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। 2026 तक ये संख्या चेंज नहीं होगी। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसके बाद अनुच्छेद 266 की बात होगी, जहां 66 क्लॉज 1 याद रखना है, अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 इसमें दी गई है संचित निधि के बारे में। संचित निधि, इसका भी उल्लेख होगा। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की। तो संचित निधि जो है ये संसद के अधिकार में होती है, संसद के अधिकार में। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संचित निधि से प्राप्त पैसा निकालने के लिए किसकी अनुमति लेनी होगी, तो जिसके अधिकार में है उसी की अनुमति लेनी होगी। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है, अर्थात बिना संसद की अनुमति के संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि सरकार की एक बहुत बड़ी गुल्लक है, जिसमें सरकार की कमाई का सारा पैसा जाता है। जो सरकारी नौकर होते हैं उनसे इनकम टैक्स लेती है सरकार, और इनकम टैक्स का पैसा संचित निधि में ही जाता है। सरकार यहीं से पैसा निकालकर अपने सारे काम चलाती है।
अनुच्छेद 267 और दिया गया है। यहां पर दिया गया है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है, आकस्मिक जिस प्रकार से संचित निधि की स्थापना संसद करती है, उसी प्रकार आकस्मिक निधि की स्थापना भी संसद ही करती है, परंतु संचित निधि संसद के अधिकार में नहीं होती है। संचित निधि होती है राष्ट्रपति के अधिकार में। किसके अधिकार में? आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, राष्ट्रपति के अधिकार में होती है संचित निधि। और इसे ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका के अधिकार में होती है। ये होती है कार्यपालिका के अधिकार में, कार्यपालिका के अधिकार में या सरकार के अधिकार में। अर्थात इसका मतलब ये है कि संचित आकस्मिक निधि से पैसा निकालते वक्त सरकार को किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति की अनुमति से ये पैसा निकाल लिया जाता है। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति केवल वही काम करेंगे जो संसद जो कार्यपालिका कहेगी, मंत्रिपरिषद कहेगी और प्रधानमंत्री कहेंगे। मैंने कई बार ऐसा बताया है कि राष्ट्रपति का जो सबसे बड़ा सलाहकार होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना हो। चलिए हम आते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे अनुच्छेद समझ में आए होंगे। इनको ठीक से नोट कर लेना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो मित्रों। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी क्लासेस के लिए, आपके भविष्य के लिए। ये क्लासेस हमारी फ्री चल रही है और इन फ्री क्लासेस का पूरा आनंद उठाइए। यदि आपको ये अनुच्छेद समझ में आए और अच्छे लगे और याद हो गए तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए और हमको बताइए कि हमको अच्छा लगा, और फिर आगे नोट करना प्रारंभ करिए। तो उम्मीद है आपने सारे अनुच्छेद नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं, आते हैं, देखिए परिभाषा क्या होती है। हम बात करते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है। तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ऐसा मैंने बताया। तो जो धन विधेयक है याद रखना है। धन विधेयक के बारे में पहला पॉइंट याद रखना है। धन विधेयक की परिभाषा में अनुच्छेद 110 में ये बातें दी गई हैं परिभाषा में कि यदि कोई टैक्स लगाना है, आप इसी तरीके से लिख लेना, यदि कोई टैक्स लगाना है, जो टैक्स पहले से लग रहा है उसकी दर बढ़ानी है, जो टैक्स पहले से लग रहा है उसकी दर घटानी है, या जो टैक्स पहले से लग रहा है उसको खत्म करना है, तो वह मामला धन विधेयक का मामला होगा। दूसरी बात संचित निधि से पैसा निकालने का मामला हो, संचित निधि से पैसा निकालने का मामला हो। तीसरी बात आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का मामला हो, आकस्मिक निधि से पैसा निकालने की बात हो। चौथी बात इसमें यह दी गई है कि सरकार के कोई खर्च के बारे में बात हो, सरकार अगर कोई खर्चा कर रही है उसके बारे में बात हो, या संचित निधि पर भारित व्यय को घटाने या बढ़ाने के बारे में बात हो। याद रखना है, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि से जो खर्चा किया जाता है, सरकार अपना सारा खर्चा संचित निधि से पैसा निकालकर ही करती है। यदि उससे संबंधित कोई भारित व्यय को घटाने या बढ़ाने की बात है तो वह धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लेना। वैसे याद करना आसान है। कोई नया टैक्स लगाना है, टैक्स की दर को घटाना है, टैक्स की दर को बढ़ाना है, फर्ज करिए जीएसटी है या आयकर है ना, जीएसटी के ऊपर हम लोग वीडियो आगे बना देंगे। संचित निधि, आकस्मिक निधि से पैसा खर्च और संचित निधि पर भारित व्यय में कोई बदलाव यदि करना है तो वह मामला धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। इसको मिटा देते हैं, परिभाषा खत्म। अब बात करते हैं कि कब कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। याद रखना है मित्रों, कब कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए कब कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। दूसरी हेडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कब कोई विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। याद रखना है, देखिए पहली बात तो ये है कि यदि मामला कोई लाइसेंस का है, लाइसेंस लेने या देने में किसी भी प्रकार की लाइसेंस हो, तो वह मामला धन विधेयक का मामला नहीं होगा। दूसरी बात, कोई जो लोकल अधिकारी होते हैं या लोकल प्राधिकारी होते हैं, लोकल अधिकारी या लोकल प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकारी,
प्राधिकारी द्वारा लगाया गया टैक्स, द्वारा लगाया गया टैक्स। इसका मतलब जो स्थानीय होता है, जैसे 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 शहरों में ले सकते हैं हम नगर पालिका या मंडी कहीं पर लगाई जाती हो, या गांव में कोई मेले लगाए जाते हो, वहां पर अगर कोई टैक्स का मामला है तो वह टैक्स का मामला धन विधेयक के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वह धन विधेयक का मामला नहीं होगा। और यदि कोई जुर्माने के विषय में बात है, किसी भी मामले में जुर्माना लगाया गया है सरकार के द्वारा, और सरकार के किसी भी स्तर के द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है, तो वह धन विधेयक का विषय नहीं होगा। ध्यान रखना है। कोई लाइसेंस की बात, जैसे अगर आप बंदूक राइफल वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, उसकी लाइसेंस के लिए, वह संचित निधि में ही जाता है, तो वह पैसा, उससे संबंधित मामले धन विधेयक में नहीं आएंगे। स्थानीय निकाय, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लगाया गया टैक्स या जुर्माना धन विधेयक के विषय में नहीं होगा। ये एक बार प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए मैंने बता दिया कौन सा मामला धन विधेयक का मामला नहीं होगा। यहाँ से हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं अंतिम निर्णय किसका होगा। अंतिम निर्णय के बारे में क्या बात कही गई है, याद रखना है आपको। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। याद रखना है आपको, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, निर्णय, इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इस बात का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होगा और कोई इसका निर्णय नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम का मतलब है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने एक बार किसी विधेयक को धन विधेयक कह दिया और उसे प्रमाण पत्र दे दिया, तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए किसी भी कह दिया एक बार कि यह धन विधेयक है या नहीं है, तो कोई भी न्यायालय, भारत का कोई भी न्यायालय, कोई भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, और स्वयं राष्ट्रपति तक इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ना तो न्यायालय क्वेश्चन कर सकता है, ना सदन क्वेश्चन कर सकता है, पूछ नहीं सकता ये क्यों धन विधेयक है या क्यों धन विधेयक नहीं है। इसलिए इसके विषय में अंतिम निर्णय जो होगा, वो अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। कई बार पेपर में आया गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। अगली बात करते हैं पारित करने की प्रक्रिया। जैसे मैंने बताया है कि इसको धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी गई है। पारित करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109, याद रखना है। अभी मैंने लिखवाया था कि अनुच्छेद 109 में दी गई है। इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, पहले लोकसभा में पेश होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहले ये लोकसभा में ही पेश होगा, उसके बाद जब लोकसभा से पास हो जाएगा तब ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में बाद में जाएगा। ये बड़ी स्पेशल बात है इसके बारे में कि ये राज्यसभा में बाद में जाएगा। और राज्यसभा की शक्ति कितनी है इसके विषय में यहाँ पर लिखा है राज्यसभा की। और बताते हैं राष्ट्रपति की अनुमति इस पर पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। तो ये बात हो गई इसके पारित करने के विषय में। अनुच्छेद 109 में ये दिया गया है। और राज्यसभा की ये भी बात आ जाएगी, राज्यसभा क्या कर सकती है, तो राज्यसभा इस पर कोई सिफारिश कर सकती है, किसी प्रकार का संशोधन आदि नहीं कर सकती। और वह उसको जो है मानने या ना मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। आगे बात करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। अगला टॉपिक यही है कि राज्यसभा की शक्ति क्या है। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा की शक्ति क्या है, तो राज्यसभा की शक्ति जो है बहुत सीमित है। यह इसमें राज्यसभा की शक्ति सीमित, लिख देता हूँ, राज्यसभा की शक्ति सीमित है। राज्यसभा की शक्ति सीमित है। दूसरी बात है, राज्यसभा ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है,
न इसे संशोधित कर सकती है। तो न अस्वीकार कर सकती है राज्यसभा, न अस्वीकार कर सकती है, न इसमें संशोधन कर सकती है, याद रखना है। और 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा इसे नहीं रोक सकती है। ये इसकी राज्यसभा की शक्ति के बारे में याद रखना है। राज्यसभा की शक्ति इसके विषय में काफ़ी सीमित है और याद रखना। और क्या है, जब राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा रोक ही नहीं सकती तो याद रखना है 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने इसे वापस नहीं किया है तो इसे पास मान लिया जाएगा। तो जब जो रोक ही नहीं सकती और कोई अधिकारी नहीं है तो याद रखना है आपको इस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है। तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जा सकता जब वो रोक ही नहीं सकती, तो समझ लेना क्यों नहीं रोक सकती। ओके, अगली बात देखिए, ये बात खत्म होगी, इतना ही समझना है, इसमें ज्यादा चीजें समझनी नहीं है। आगे बात है राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। धन विधेयक के विषय में राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, देखिए राष्ट्रपति जो है केवल राष्ट्रपति सिफारिश के बाद राष्ट्रपति के पास ये जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। ओके, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को 2 कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रपति 2 कदम उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं, अपनी अनुमति देंगे या अनुमति रोक सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी अनुमति को रोक सकते हैं। अनुमति रोक सकते हैं का मतलब है हस्ताक्षर या तो कर देंगे या हस्ताक्षर नहीं करेंगे। याद रखना है राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। राष्ट्रपति को इसे पुनः विचार के लिए लौटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली गई है। इसके ऊपर भी कई प्रक्रियाएं और बहुत अच्छी सोच समझ के ये निर्णय किया गया था कि राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियां होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने इन्हें पुनः विचार के लिए लौटा दिया तो जो पैसा एकदम से चाहिए था उस पैसे की कमी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये धन विधेयक के बारे में, इसीलिए राज्यसभा को अधिक शक्तियां नहीं दी गई कि लोकसभा से पास कराने के बाद यदि इसे राज्यसभा में भेज दिया गया तो राज्यसभा ने अगर इसे लटका दिया तो पैसा कहां से आएगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि राज्यसभा को पीछे करिए। और आप समझते होंगे कि लोकसभा के द्वारा ही तो सरकार चलाई जाती है। हमारी सरकार का मतलब क्या है, लोकसभा। सरकार का मतलब है मंत्रिपरिषद। सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री। सरकार का खलीफा कौन होता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति से भी बड़ा खलीफा होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रपति को सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करने होते हैं। तो मित्रों, ये धन विधेयक की क्लास पूरी हो गई। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, आप अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आप अपने आप में यकीन रखिए, हमारी क्षमताओं में यकीन रखिए। हम आपको फ्री क्लासेस दे रहे हैं। फोन उठाइए, पेन उठाइए और नोट्स बनाइए। हर चीज को नोट करते रहिए। हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आप एक दिन विजेता अवश्य बनेंगे, ऐसा हमारा यकीन है। हम बार बार कहेंगे, आप भी अपने आप से बार बार कहिए कि आप यह विजेता अवश्य बनेंगे। आप हमारी वीडियोस को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, इसको फैला दीजिए, ये रिक्वेस्ट और हम आपसे करते हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी वीडियोस को अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। मित्रों, यदि आपने संविधान की और क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारी चैनल पर जाइए, वहाँ पर वॉच लिस्ट पड़ी हुई है। सारे वीडियोस संविधान की एक तरफ से देख लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, मेरा पूरा यकीन है। अंतिम बात, धन्यवाद।